बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। हम बात करेंगे इसराइल ने जो यकतरफ़ा ईरान पर हमला किया कल रात से लेकर अब तक, इस जंग का मुकम्मल इहाता करने की कोशिश करेंगे। 1988 के बाद पहली दफ़ा बड़े लेवल पर ईरान जो है एक जंग में आया है और ईरानी जर्नैल जो है इसमें मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, और इसके अलावा जो साइंसदान से वो शहीद हुए हैं। अभी तक की जो सिचुएशन है वो क्या है, किस तरफ जा सकती है, और ईरान का इसमें जो दिफा है वो क्या होगा। ईरान क्या इसराइल पर हमला करेगा? ईरानी जो जोहरी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उसके हवाले से ईरान का डिफेंस क्या हो सकता है, सिचुएशन किस तरफ जा सकती है। और जो दुनिया है, ख़ास तौर पर सदर ट्रंप हैं, अमरीकी सदर हैं, वो उनके बयानात भी आ रहे हैं, उनके बयानात सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। भारत क्या सोच रहा है, बाकी ममालिक, पाकिस्तान का इस पर क्या रद्द अमल है, मुकम्मल तौर पर इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। ईसा नकवी साहब, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इसका लेटेस्ट बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, फिर इसके पूरे बैकग्राउंड पे जाते हैं कि कब क्या हुआ। हमले, साकिब बशीर साहब, हमले जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। पाकिस्तान के रद्द अमल को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, दैट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट, क्योंकि इस वक्त तो इतनी बड़ी हैपनिंग है। सबसे पहली बात तो ये कि जहन में रखें कि हम जिस कॉन्फ्लिक्ट की, जिस जंग की बात कर रहे हैं, इसकी तैयारी कई दहाइयों की गई है। ईरान ने भी इसकी तैयारी की है, इसराइल ने भी इसकी तैयारी की, और अब ये बका से ज़्यादा हाकमियत की जंग है। वो एक होता है ना कि किसकी हाकमियत की? इसराइल की। क्योंकि जो हुआ है ये इतना सरप्राइजिंग है ईरान के लिए भी, और इतने बड़े बड़े क्रैक्स, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आ गए हैं। ईरान की तैयारी क्यों नहीं थी, इतना बड़ा अटैक कैसे हो गया, और इतना बड़ा अटैक कि जंग के पहले चंद घंटों में आपकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप उड़ा दी जाए, आपके 100 से ज़ायद मकामात पर साइमल्टेनियसली हमला हो जाए, सक्सेसफुली हमला हो जाए, आपने उनका कोई नुकसान ना किया और वो आपका इतना बड़ा नुकसान कर जाएं। इतलात ये आएँ कि मोसाद के कमांडोज़ आपकी सरजमीन पर मौजूद थे। और सबसे पहली और बड़ी बात देखें, इसके लिए ज़ाहिर है कि इसराइल ने जितना इंटेलिजेंस नेटवर्क जिस किस्म का उसका सामने आया है, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें इसराइल ने कितना काम किया होगा। कुछ क्रैक्स आने लग गए थे, वाजे हो गए थे कि भाई आपको कैसे पता चल गया कि इस्माइल हनिया कहाँ पर है। इस्माइल हनिया की शहादत जिस तरीके से तेहरान में हुई, वो एक सिग्नल था कि आपके अंदर एक ऐसा क्रैक मौजूद है, इंटेलिजेंस फेलियर है, आपके अंदर की इनसाइड जॉब है कोई जो सपोर्ट कर रही है। हम इस वीडियो में ज़ाहिर है कि तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस नहीं कर सकते। मसलन मोहसिन फ़खरीज़ादे की जब असैसिनेशन हुई इसराइल ने की, जब इसराइल ने ईरान के अंदर मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की, नतंज़ समेत जो दीगर उनकी साइट्स हैं उन तक रैकी करना, उनका डेटा हासिल करना, वहाँ कामयाबी से स्ट्राइक्स कर लेना, ये सारे वो क्रैक्स हैं जो उभर कर सामने आए हैं। और ख़ास तौर पर इस तरह का एक हमला एग्जीक्यूट करना, हम ज़रा एक तो बर्ड्स आई व्यू, इससे सिर्फ हेडलाइंस की हद तक, अल जज़ीरा इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया ने दम साध ली है। और इसराइल ने जो ये अटैक किया है, ये इसराइल ने अटैक ही जहन में रखिएगा किसी खौफ की वजह से किया है ना, किसी खौफ ने उसको घेरा हुआ है। अदरवाइज़ तो कोई नहीं ऐसे कि जाकर अटैक करेगा। वो खौफ जो है वो दरअसल बुनियाद है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका, वेस्ट और इसराइल, उनकी असेसमेंट में ईरान इज़ जस्ट इंचेस अवे फ्रॉम मेकिंग एन एटॉमिक बॉम्ब। अगर आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर हम अब हमला नहीं करेंगे तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, और अभी तो ये एक यूँ समझें कि मुअम्मा है जो हल होना है अगले 72 से 96 घंटों में, कि क्या आया ईरान वाकई उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां पर अब अगर होना है तो वो सामने आ जाएगा। ठीक है कि आपके पास किस हद तक जो है अफसूदा
हालत में यूरेनियम मौजूद है, प्लूटोनियम, क्या वो इस काबिल है कि आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकें? ये सारे सवालात। और फिर डैमेज असेसमेंट कितनी बड़ी हुई है, जो लोग गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट कब और कितनी जल्दी आ सकती है। देखें, ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक में अब जो तफसीलात आ रही हैं उनको भी ज़रा सामने रख लेते हैं। इसराइल का खौफ क्या है, इसका पैमाना कितना वसी हो सकता है, और फिर पाकिस्तान स्पेसिफ़िक जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं ख़ुद भी अपने चैनल के ऊपर मुसलसल इसके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है कि जिसने मिडल ईस्ट का सियासी नक्शा तो तब्दील कर दिया है। सवाल ये है कि क्या जो फ़िज़िकली बॉर्डर्स हैं वो अब यही रहेंगे आने वाले वक्तों में? हम जो बात करते हैं ना ग्रेटर इसराइल, अगर इसराइल इस तमाम मामले में अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेता है और उस पोजीशन में आ जाता है, तो हर वो मुल्क जो इस खित्ते में इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, उनमें अरब ममालिक भी शामिल हैं और उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक शामिल हैं। यानी ये मुमकिन नहीं है ना, ये सवाल आपके जहन में नहीं आता कि इसराइल अपनी जो अटैक की तफसीलात जारी करता है उसमें वो ये दावा करता है कि हमारे 200 लड़ाका तैयारों ने बैक वक्त इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया। ये सवाल है, हमारे जो देखने वाले वो भी जानना चाहते हैं कि पहले तो इसराइल से ईरान पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितना है? एरियल कॉम्बैट के लिए एक जहाज़, एक लड़ाका तैयारा, वो F-35 इस्तेमाल हुआ है, F-15, F-16 इस्तेमाल हुआ है, F-35 है, जो भी तैयारे इस्तेमाल हुए हैं उनका फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है? क्या वो इसराइल से, तल अवीव से, किसी और मकाम से इसराइल से फ्लाई करेंगे, टेक ऑफ करेंगे, जाएंगे ईरान में, एरियल ऑपरेशन सर अंजाम देंगे और उसके बाद सक्सेसफुली वापस आकर इसराइल में लैंड कर लेंगे? ये क्यों कर मुमकिन है? अनलेस दे हैव गॉटन दिस फैसिलिटी के हवा में उनको रीफ्यूल किया गया। तो उनके पास रीफ्यूलिंग की फैसिलिटी कितनी बड़ी है? क्या वो 200 तैयारों को बैक वक्त, क्योंकि कोई भी जहाज़ लड़ाका तैयारा कई घंटे का ऑपरेशन इसराइल से फ्लाई करने, टेक ऑफ करने के बाद ईरान में उसकी फ़िज़ा में मौजूद रहकर इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने के बाद वापस नहीं आ सकता। या तो वो ख़ित्ते में किसी भी मुल्क में लैंड करेगा, वो वहाँ पर रीफ्यूलिंग करेगा, वहाँ से दोबारा फ्लाई करेगा, या उसको फ़िज़ा में रीफ्यूल किया जाएगा। अब जब आप तफसीलात देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसराइल के पास 7 ऐसे जहाज़ मौजूद हैं जो एयर टू एयर लड़ाका तैयारों की रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। क्या 7 जहाज़ 200 लड़ाका तैयारों को हवा में, ये फ़िज़ा में ये सहूलत मुयस्सर कर सकते हैं? तो उसका जवाब टेक्निकली तो लगता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उनको सपोर्ट किया गया। उनको सपोर्ट या तो इस दौरान इस खित्ते में मौजूद ममालिक, वो शाम हो सकता है, वो उर्दन हो सकता है, वो कहाँ पर, इराक़ में हुआ, कुवैत में हुआ, ये सवाल मौजूद है ना। जो आज का दौर है, जिस तरह का सैटेलाइट डाटा अवेलेबल है, उसमें ये बात को इतना अरसा छुप नहीं सकती, ये सामने तो आएगी। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि जैसे इतलात आना शुरू हुई, और ये 2 दिन से इसका बिल्डअप शुरू हो गया था, जब अचानक से अमेरिका ने पूरे ख़ित्ते में अपनी जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, जो अपने शहरी हैं, उनको वहाँ से निकलने का, सरगर्मियाँ महदूद करने का, नकलो हरकत महदूद करने का कहना शुरू कर दिया था। और ये वार्निंग्स आना शुरू हो गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसराइल कोई ऑपरेशन करने वाला है। ये कोई इतना भी खुफिया नहीं था, लेकिन जो चीज़ खुफिया थी वो ये थी कि इतने बड़े स्केल का हो जाएगा कि आपके जनाब तमाम की तमाम मिसाइल साइट्स को एक साथ ही आपके जहाँ जहाँ कहीं यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिनको मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि वहाँ पर एटम बम जो है वो बनाने के लिए काम चल रहा था। फिर आपके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जो आपके रूए रवा या ऑल अलोंग जो लोग उस मिसाइल प्रोग्राम में सबसे अहम किरदार अदा करते रहे हैं, उनको बिल्कुल ही आगाज़ में ही इस तरीके से वाइप आउट कर दिया जाए, इससे ईरान की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर भी बहुत बड़े क्वेश्चंस आए हैं। देखें, एक बिल्डअप नज़र आता है आपको, ये अचानक से नहीं हो गया। आप पेजर हमलों से लेके जो लबनान में हिज़्बुल्लाह को अटैक होना शुरू हुआ है, हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप को जिस तरीके से मारा गया है, क्योंकि ऐसी किसी भी सिचुएशन में इसराइल को सबसे ज़्यादा इशू इस बात से होता था कि बैक वक्त जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बैक वक्त यमन से, लबनान से, सीरिया से,
जहाँ पर बशार रजीम मौजूद थी, उसके बाद इराक़ से जहाँ पर बहुत सारे कताइब सैयद शोहदा समेत दीगर तंजीमें मौजूद हैं जिनको ईरान की प्रॉक्सीज़ कहा जाता है, और फिर ईरान इटसेल्फ। तो इसराइल अकेले अकेले तो इन सबसे बड़े आराम से निपट सकता है, लेकिन अगर स्वार्मिंग हो जाती है, हर तरफ से अटैक शुरू हो जाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जैसे ही ये अटैक हुआ उसके बाद आप देखेंगे क्या इब्तदाई तफसीलात हैं कि ईरान ने 100 ड्रोन्स लॉन्च कर दिए। अब 100 ड्रोन्स को इसराइल ने इसराइल की स्पेस में दाखिल होने से पहले ही न्यूट्रलाइज किया। वो किन स्पेसेस में किया? उर्दन से आपको तफसील आती है कि उर्दन जो है वो उनको हेल्प आउट कर रहा है। मुसलमान ममालिक, मैं पढ़ रहा था बीबीसी पे बाकायदा जो उनकी मिलिट्री है उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि हमारी जो स्पेस में जितने भी ईरान की जानिब से ड्रोन्स आए हैं या मिसाइल्स आए हैं, हमने उनको जो है वो टारगेट किया है, गिराया है। ये बाकायदा आज की स्टेटमेंट है। और 2024 में भी मुझे याद है कि जॉर्डन ने यही किया था। 2024 में भी जो ड्रोन्स इसराइल की तरफ जा रहे थे ईरान के, उनको जो है वो उनके उर्दन ने जो है वो गिराया था। तो डेफिनेटली, और जो आप एक पैटर्न बता रहे हैं, इस पैटर्न से एक चीज़ और भी समझ आती है कि पिछले 20-25 साल में 9/11 के बाद जो है वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसराइल को मुख्तलिफ महाज उसके सामने थे। सीरिया था, उन्होंने उसको कर दिया, इससे पहले इराक, लीबिया, उसको भी फतह कर लिया किसी न किसी सूरत में। अभी हाल ही में सीरिया को भी उन्होंने फतह कर लिया जी। और अब हम जब बात कर रहे हैं, जाहिर है कि हम 13 जून की रात को बात कर रहे हैं, लगभग 11 बजे का टाइम है, और अब तक सिर्फ एक ऐसा मिसाइल अटैक जो है वो इसराइल ने कंफर्म किया है कि जो यमन से दागा गया मिसाइल जो है वो मकबूजा मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन में गिरा है, और उसमें जो बताया जा रहा है कि जो ज़ख्मी हुए हैं बच्चे वो फ़लस्तीनी बच्चे हैं। अब जाहिर है कि मिसाइल, गोली, उसके ऊपर नाम नहीं लिखा होता, वो एक जगह लॉन्च किया गया, वहाँ पर गिरा है। अब इसमें पहले तो ज़रा तफसीलात देख लेते हैं और फिर मुमकिना तौर पर इसमें क्या कुछ हो सकता है। देखें जो अभी तक तफसीलात सामने हैं, ज़रा क्विक क्रिस्प छोटी छोटी तफसीलात जो है वो ज़रा सामने रख देते हैं, और फिर इसका आने वाले वीडियोज़ में जो है वो मैं डिटेल्स जो ख़ास तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरान कब तक एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है, और पाकिस्तान के हवाले से ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से अनफर्ल और अनफोल्ड हो सकती है। क्योंकि जो आबनाए हुर्मुज़ से आने वाली इतलात हैं वो इतलात कुछ अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए। सूरत हाल ये बहुत ही नुकसानदेह जंग है इस पूरे ख़ित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए, और इतना बड़ा इस वक्त ये फ्लैश पॉइंट बना हुआ है क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मौजूद है ना, क्या ईरान के पास ऐसी फैसिलिटी मौजूद है और क्या वो एक ऑल आउट जो कि लगता है, देखें कि वो ऑल आउट जाएगा, क्योंकि ईरान के लिए अब, और ईरान की जो रजीम है उसके लिए बका का मामला है। जो लोग ईरान गए हैं, जो लोग ये जानते हैं, वहाँ पर इनकलाब, प्रो इनकलाब और एंटी इनकलाब फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इजराइल, व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, एंटी इनकलाब फोर्सेस कितनी है? मतलब आपकी जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में एंटी इनकलाब है, लेकिन जाहिर है कि वहाँ पर होल्ड जो है वो जो पासदाराने इनकलाब हैं, जो वहाँ का इस वक्त क्लर्जी है, जो पूरा सिस्टम है, जो रजीम है, उसका मुकम्मल होल्ड मौजूद है। लेकिन जब एंटी इनकलाब फोर्सेस मौजूद हैं, आप देखें ना, जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देने के साथ साथ उभारा भी है उन लोगों को जो कि इस वक्त करंट रजीम के ख़िलाफ़ हैं, कि ये शायद उनके लिए मौका है, ऊपर इतनी मैसिव लेवल के ऊपर हमला हो चुका है, तो अंदर कोई एक खाना जंगी टाइप सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो जाए, कोई वहाँ पर बलवा हो जाए, इस किस्म का मामला हो जाए जिसको शब खून मारना भी कहते हैं, इस किस्म की कोई स्टेज हो जाए। अभी तो देखें सारे मफरूज़े हैं, जो क्रैक्स हैं ईरानियन इंटेलिजेंस में, दिस कुड नॉट बी डन विदाउट एन इनसाइड जॉब। इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये वन ऑफ नहीं है कि आपको ये पता था कि इस्माइल हनिया कहाँ पर एग्जैक्टली मौजूद हैं, आपको पता था। अब रात के जो गुज़श्ता रात के हमले हैं उसमें आपको एग्जैक्टली पता है कि उनके आर्मी चीफ़ कहाँ पर मौजूद हैं, पासदारान इनकलाब के कमांडर, ICRG के कमांडर किधर हैं, वो मिसाइल प्रोग्राम वाले किधर हैं। तफसीलात ज़रा देख लेते हैं कि जो ईरान पर इसराइली हमले के नतीजे में होने वाले जो जानी नुकसान है
उसकी तफसीलात अभी तक क्या सामने आई हैं। जो ईरान की नीम सरकारी महर न्यूज़ एजेंसी है, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोट के जो कंफर्म चीज़ें हैं वो रिपोर्ट की जाएँ, वरना अभी तो आपको पता है कि इस किस्म की खबरें भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं कि ईरान ने शायद न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स जो हैं उनका तजुर्बा भी कर लिया है। कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं कि बहुत न्यूक्लियर, अभी जो चीज़ें अनकन्फर्म्ड है उनके ऊपर बात नहीं हो सकती। अब जो ईरानी मीडिया खुद जिसको कंफर्म कर रहा है कि 78 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं अभी तक इसराइली हमलों में, और 329 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तेहरान के रिहायशी इलाके वो भी इसमें शामिल हैं, और बच्चे, मासूम, ख़वातीन, उनके मारे जाने की भी, उनके शहीद होने की भी इतलात मौजूद हैं। फिर इसराइली हमलों में जो शहीद होने वाले ईरानी फ़ौजी ओहदेदारान और एटमी साइंसदान हैं, उनके जो ऑफिशियली नाम जारी किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हैं जनाब, ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद फ़ौजी ओहदेदारों में पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, पासदारान इनकलाब के साबिक सरबराह मोहम्मद हुसैन उर्फ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब फ़िज़ाई फ़ोर्स के सरबराह अमीर अली हाजी ज़ादे। अब अली हाजी ज़ादे को जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि जिस तरीके से मोहसिन फ़खरी ज़ादे उनके लिए बहुत अहम थे, जो हाजी ज़ादे हैं ये मिज़ाइल प्रोग्राम के हवाले से जो एरोस्पेस के जितने भी मामलात थे उनको, उनका बानी या उनका मेन जो जिसे कहते हैं इनका दिमाग इस तमाम चीज़ों के पीछे, वो इनको करार दिया जाता था। इनको जो है वो शहीद कर दिया गया। फिर पासदारान इनकलाब ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबराह ग़ुलाम अली रशीद शामिल हैं। और फिर इसराइली हमलों में शहीद होने वाले जो ईरानी जोहरी तवानाई प्रोग्राम से वाबस्ता साइंसदानों में अहमद रज़ा जुल्फ़िकारी, फिर फरीदून अब्बासी, मोहम्मद मेहदी तेहरानची, अब्दुल हमीद मनोचर और अमीर हुसैन फ़िकही, ये शामिल हैं। अब ईरान ने जो इसके ऊपर अब इनीशियल स्टेटमेंट आया, इनीशियल स्टेटमेंट ये है कि ईरान का फ़ैसला कुन जवाब दुश्मन को इसके अहमकाना इक़दाम पर पशेमान कर देगा। फिर जो सुप्रीम लीडर, ईरानियन सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उससे दो चीज़ें आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। मैं ईरान का क्योंकि विज़िट करने का इत्तफ़ाक़ भी हुआ, तो आई कैन टेल यू वन थिंग, डिस्पाइट द फैक्ट कि जब आपको ये मालूम है कि किसी भी जगह पर 100% यूनानिमिटी तो नहीं होती ना, कुछ रजीम के प्रो लोग होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, हर किस्म के लोग ईरान में भी मौजूद हैं। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू अमेरिका एंड इज़राइल, तो ये उनका मिली जज्बा है उनके ख़िलाफ़। अच्छा, हाँ, तो इस वक्त सेंटिमेंट जो है वो तो बड़ा हाई होगा, और अगर ईरान कोई डिसाइसिव बड़ा मैसिव जवाब नहीं दे पाता तो करंट रजीम का बका बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देखें कि जो मस्जिद जमकरान है ये कुम के मज़ाफ़ात में लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है शहर से। उस मस्जिद के गुंबद पर सुर्ख परचम नहीं होता। सुर्ख परचम लहराने का मतलब ये है कि अब आपने इंतकाम लेना है, ठीक, और इंतकाम लिए बग़ैर वो सुर्ख परचम जो है वो अब ग्रीन से या ब्लैक से रिप्लेस नहीं होगा। अब वो कौन सी स्टेज आती है, किस यानी कि मकाम पर वो ये कहते हैं कि हाँ हमने अचीव कर लिया। दूसरी बात ये कि एक नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। नी जर्क रिएक्शन, आपको याद होगा कि जब यही सारा मामला हुआ था और शाम में जो दमास्कस में, दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट है, ईरानी एम्बेसी है, वहाँ पर निशाना बनाया गया, उनके एक ब्रिगेडियर जनरल उनको मार दिया गया, बाकी उनके बड़े अहम लोग थे उनको मारा गया। उस वक्त ईरान ने जो है वो एक रिटेलिएशन की थी। उस रिटेलिएशन के बाद मामला जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, लेकिन अभी तो आपको एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा नुकसान होने के बाद आपने जवाब देना है, और वो अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो फिर मौजूदा रजीम का वहाँ पर चलना जो है बका उसकी मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर इसराइल जिस तरीके से उसने अपने हमले जारी रखे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं, नेतन्याहू का स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, बहरहाल ईरान की तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है।
पासदारान इनकलाब की जो एरोस्पेस फोर्स के सरबराह हैं उसकी हम बात कर चुके हैं कि वो भी इसमें शहीद हो गए हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अहदाफ पूरे होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अहदाफ से मुराद एक ही है, वो हर उस नहज के ऊपर जा रहे हैं कि जहाँ पर वो ईरान की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह कर सकें, जहाँ जहाँ उनको ये शुबा है कि यहाँ पर यूरेनियम की अफसूदगी का काम जारी है। वो जब 2024 में मामला हुआ था कि जब 250-300 ड्रोन्स जो हैं वो ईरान ने भेजे थे, उस वक्त एक तस्वीर जारी की थी सुप्रीम लीडर के ही ट्विटर अकाउंट से। उसमें एक तस्वीर में आपको नज़र आता है कि 8 मंजिलें हैं अंडरग्राउंड, ठीक, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल्स जो हैं, अच्छा वो जेन्युइन ओरिजिनल पिक्चर नहीं थी, बट दैट वाज अ मैसेज कि वो एक ड्रॉ करके कुरल ड्रॉ पे या किसी उस पे आपने ड्रॉ किया है, और उसमें ये बताया गया कि कम से कम ज़ेरे ज़मीन 8 लेयर्स हमारे पास ऐसी मौजूद हैं कि जिसमें हमारे असलहा, मिसाइल और ये सब कुछ मौजूद है। दूसरी बात ये कि ईरान ने अगर जितनी भी तैयारी की है, या जो ऑन द फेस ऑफ इट उनका जो नारा है, ये सब कुछ है, वो है तो एंटी इसराइल के ख़िलाफ़ है। तो नाउ इज़ द टाइम कि जहाँ पर अब उनको बताना होगा कि हमने 20 साल में, 30 साल में, 35 साल में आज तक हमने क्या तैयारी की, हमने क्या तैयारी की, अब हमारा जवाब क्या होगा। ये उस तरीके का नहीं है कि जब आपको याद होगा कि 2020 जनवरी की 2 या 3 तारीख थी, तो बगदाद एयरपोर्ट के बाहर जो उस वक्त के IRCG कमांडर थे और अबू मेहदी अल मुहंदिस जो इराक़ से थे, उनको, और देखें कि अचानक से जहन से नाम स्किप कर गया, उन दोनों को जब शहीद किया गया तो उसके बाद ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे, और उन्होंने अल ऐन एयरबेस जो है इराक़ में, वहाँ पर कोई 30-40 मिसाइल दागे, और वहाँ की जो सूरत हाल थी उस वक्त, तो अगरचे ये नहीं था कि आपने इसको एक असल जो जवाब देना बनता था वो दे दिया, लेकिन कोशिश की उन्होंने, क्योंकि वो अमेरिकन असैसिनेशन, अमेरिका की तरफ से जो है वो ड्रोन अटैक वो किया गया था। अच्छा, अब इसमें जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म है वो ये कह रहे हैं कि हमले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया, और ये हमले इतने दिन तक जारी रहेंगे जितने दिन तक हम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर लेते। तो दैट इज़ वेरी क्लियर कि अभी ये मामला इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरानी ख़तरे को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन का आगाज़ किया। ये ऑपरेशन उतने दिन तक जारी रहेगा जब तक इसके फैलाव का ख़ात्मा नहीं हो जाता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हालिया महीनों में ईरान ने ऐसे इक़दामात किए जो पहले कभी नहीं किए थे। ईरान के ये अफसूदा यूरेनियम को हथियार में बदलने के थे। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि इसराइल की बका को वाज़े और फौरी ख़तरा है। ईरान को ना रोका गया तो वो कम वक्त में जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो सकता है। ईरान 1 साल में भी जौहरी हथियार बना सकता है और चंद माह के अंदर भी बना सकता है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो वो कह तो ये रहे हैं कि बका की जंग लड़ रहे हैं, वो बका की नहीं है, वो हाकमियत की जंग है। ये हर उस मुल्क को अंदाज़ा हो जाएगा जो अब इसका, अगर आफ्टर मैथ में इसका इख्तिताम इसराइल की वाज़े बर्तरी की सूरत में होता है, तो इसका अंदाज़ा फिर आने वाले वक्त में हो जाएगा कि हु लीड्स। वो जो डॉट आपको नज़र आता है ना एक नक्शे के ऊपर मिडल ईस्ट, जिस कहानी का आगाज़ कोई 8-10 दिहाइयाँ पहले जिस तरीके से कर दिया गया था, वो आज आपको उस स्टेज के ऊपर वो पहुंच चुकी है कि जहां पर इसका नतीजा उन ममालिक को भी पता चल जाएगा कि लार्जर प्लान जो है वो इवेंचुअली किस तरीके से अनफोल्ड होता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमले ज़्यादा संगीन, अगले हमले जो हैं वो इससे ज़्यादा संगीन होंगे, ईरान डील कर ले इससे पहले कि कुछ ना बचे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, क्योंकि मैंने इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करना है तो मैं ज़रा इसको रोक देता हूँ। फिर ख़ाम तेल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, ये भी हमारा जो है वो अलहदा से सब्जेक्ट है। अभी जो फ़िलहाल ताज़ा तरीन अपडेट्स इसके ऊपर मौजूद हैं, जो लेटेस्ट आ रही हैं अल जज़ीरा पे। अल जज़ीरा के मुताबिक अब देख लें कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इस्फहान, वो भी निशाना बनाई जा चुकी है। इसराइल ने जो वेस्ट बैंक है उसको सील कर दिया है, उसको बंद कर दिया है। फ़लस्तीनी स्टेटहुड के हवाले से जो UN कॉन्फ्रेंस थी वो पोस्टपोन कर दी गई। सऊदी अरब और मेरे ख्याल फ्रांस थे उसमें। हाँ, तो फ्रांस ने कंफर्म कर दिया है कि हमने वो कॉन्फ्रेंस जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। न्यू मिलिट्री कमांडर्स जो हैं दे नीड टाइम टू रिस्पॉन्ड। अब जाहिर है कि जो लोग
इंचार्ज थे जिन्होंने ऐसे किसी भी मुमकिन हमले के लिए पूरी एक अपनी फील्डिंग सेट की हुई होती है ना, कि जब ऐसा कुछ स्टेज आती है तो हमारा रिएक्शन ये होगा। इसीलिए अभी आपको फौरी तौर पर रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा कि वो जो ब्रेन्स थे वो ब्रेन्स इकट्ठे ही एक साथ ही जो उनको जो है वो शहीद कर दिया गया, तो फौरी तौर पर एक रिएक्शन आपको आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बट दैट डजंट मीन कि रिएक्शन नहीं आएगा। असल मुअम्मा और सवाल ये है कि जब ये रिएक्शन आएगा ये किस स्केल का होगा, कितना शदीद होगा भी या नहीं होगा, और फिर जब होगा तो वो कितना सक्सेसफुल होता है। मेरा ख्याल है बाकी अच्छा, चीज़ें इसमें मज़ीद जो तफसीलात हैं वो आइंदा जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है कि जितने भी बड़े हेड्स थे, सरबराह थे, आर्मी के थे, बाकी मुख्तलिफ जो इदारे हैं ईरान के, उनको टारगेट किया गया है। और अब नए लोग जो आए हैं या ईरान की जानिब से ईरानी सदर हैं, उनका बयान भी आ चुका है, उनका रद्द-ए-अमल कैसे होगा, क्या होगा, कितना सख्त होगा, और क्या इसराइल ने जितना बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया है, कम से कम इतना नुकसान जो है वो इसराइल को ईरान पहुंचा सकेगा। हम इस पे अगली वीडियो में बात करेंगे। आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।